अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, यूएई के ईरान की तरफ से फायर किए गए मिसाइल इंटरसेप्ट करने के बाद अमेरिका ईरान में सीज़ फायर के मुस्तकबिल पर भी खदशात पैदा हो गए हैं। ईरान की करंट रेजिम ने अभी तक इस हमले की तस्दीक या तरदीद तो नहीं की, लेकिन इन ऑफिशियल ज़राए से ईरान के मिलिट्री ऑफिशल्स इसको यूएसए के मिलिट्री एडवेंचरिज्म से जोड़ रहे हैं और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक यूएई पर होने वाले हमलों की मजम्मत भी कर चुके हैं। और इसी तरह के मजम्मती बयानात जो एक तरह के डिप्लोमेटिक प्रेशर होते हैं, वो ईरान की पोजीशन कमज़ोर करने की वजह ज़रूर बन सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ्रीडम प्रोजेक्ट के ऐलान के बाद 2 कार्गो शिप्स की स्ट्रेट को क्रॉस करने की खबरें सामने आ चुकी हैं। शिपिंग कंपनी मर्क्स ने यह क्लेम किया है कि इनका एक शिप अमेरिकन नेवी की प्रोटेक्शन में आबनाए हॉर्मुज़ क्रॉस कर चुका है, जिसकी ईरान की तरफ से तरदीद की गई और ईरान ने इसको झूठ करार दिया। बहरहाल अमेरिका का इन जहाज़ों को क्रॉस करवाना कोई बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं डाल सकता, क्योंकि ये वो रूट है जहां से जंग शुरू होने से पहले यानी 28 फरवरी से पहले ऑन एवरेज 148 कार्गो शिप गुजरा करते थे। अब शायद अमेरिका कुछ शिप्स को कॉन्वॉय या अपनी हिफाजत में गुजार ले, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि हर एक शिप को सिक्योरिटी मुहैया की जा सके और इससे ये रिजल्ट निकालना मुश्किल नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ताकत के ज़रिए खुलवाना अगर नामुमकिन नहीं तो एक मुश्किल तरीन काम ज़रूर है। इस वक्त डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी जारी हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची चीन के एक अहम दौरे पर भी हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल में एक ऐसी करारदाद की भी तवक्को की जा रही है जिसका मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान के ब्लॉकेड की मजम्मत करना है। इससे पहले की करारदाद को रूस और चीन ने वीटो किया था, लेकिन अब क्या होता है यह हमें देखना होगा। इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं और रज़ा रूमी साहब मौजूद हैं। आप दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। इसके अलावा जावेद मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफ़ीर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रज़ा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। जो प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वैसे अमेरिकन रेटोरिक में तो ये फ्रीडम से एसोसिएटेड जो जंगें हुआ करती हैं वो अक्सर ममालिक को ऑब्लिटरेट करने के लिए ही यूज़ होती रही हैं पास्ट में। क्या लगता है कि अभी अमेरिका की जो समत है, जो डायरेक्शन है, वो किस तरफ है? क्योंकि एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम वाइप आउट कर देंगे ईरान को अगर हमारे किसी नेवल शिप पर अटैक हुआ, और यूएस नेवी ये भी क्लेम कर रही है कि उसने मल्टीपल जो बोट्स हैं ईरान की उन पर हमला किया है, उनको डिस्ट्रॉय किया है पिछले 48 घंटों में। और दूसरी तरफ जो 14 पॉइंट्स प्लान है ईरान का वो भी इन प्लेस है। तो डिप्लोमेसी आगे बढ़ रही है या जंग आगे बढ़ रही है? आपकी क्या रीडिंग है? देखिए, अभी तक सिग्नल्स जो है वो बड़े मिले जुले हैं, लेकिन अमूमी तौर के ऊपर तो इस वक्त ट्रंप इंतजामिया इस जंग से निकलना चाहती है, क्योंकि ये जंग उनको बहुत महंगी पड़ी है। इसकी सियासी कीमत और मईशत के ऊपर जो इसके असरात हैं वो एक बहुत शदीद किस्म का एक वबाले जान बन चुका है अब ट्रंप के लिए। आपने देखा होगा कि उसकी मकबूलियत जो है वो इस वक्त बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई है, और रिपब्लिकन पार्टी के अब जितने भी कोई चांसेस थे मिड टर्म इंतखाबात नवंबर में जो होने उसके हवाले से, वो भी बिल्कुल मादूम हो चुके हैं। और अब यही प्रेडिक्शन है कि रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस और सेनेट दोनों हार जाएंगे। ये जो कीमतों में इजाफा हुआ है और माशी तकालीफ में इजाफा हो रहा है, मगर प्रॉब्लम यह है कि इस जंग से निकलना भी अब बगैर किसी विक्ट्री या दिखाने के ही चाहे क्यों ना हो, वो ट्रंप के लिए मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि कभी वो ये ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च करता है, कभी वो आपने देखा कि पहले मुख्तलिफ ऐलानात कर चुका है, जी हम जंग जीत गए हैं, कोई 8-10 बार तो वो ये कह चुका है। और अब ये ऑपरेशन फ्रीडम भी जो है इसका भी मसला ये है कि ये भी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी या विक्ट्री नहीं देगा अमेरिका को। और यही इस वक्त अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या दोबारा से डिप्लोमेसी या बैक चैनल जो जो गुफ्तगू अभी जारी है उसको मजीद बढ़ावा मिलेगा। देखिए, मेरी रीडिंग ये है कि बिल्कुल अब इसे एक और राउंड होगा मुज़ाकरात का। उससे पहले थोड़ी ये क्लैशेस में इजाफा होगा, थोड़ी सी कॉन्फ्रंटेशन में इजाफा होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये एक डिप्लोमेटिक सेटलमेंट की तरफ ही मामला जाएगा। उसके बिना कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल, डिप्लोमेसी के अलावा देयर इज़ नो वे आउट, जिस तरह आप कह रहे हैं। कामरान, ये डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो उस पर क्या लगता है कि बोन ऑफ कंटेंशन क्या चीज़ है? कहा जाता है कि ईरान की भी कुछ मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं, जिस तरह वो ये कहते हैं कि पूरे गल्फ़ को
खुदा हाफिज़ कह दिया जाए अमेरिका की तरफ से और वो चले जाएं यहाँ से, सारा ऑपरेशन अपना बंद कर दें, अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको सिफर पे ले आएं, ये तो नहीं हो सकता जहाँ तक अमेरिकन एटीट्यूड का ताल्लुक है। तो असल मसला इस तरह की डिमांड्स हैं या न्यूक्लियर कैप है, जिस पे कुछ खबरें ये भी कहती रहीं कि सिविलियन ग्रेड जो 3.7 के अराउंड है उस पर लाने को ईरान तैयार है, तो फिर डिले किस बात का है? आई थिंक जो सबसे बड़ा इशू है, एक तो इनकी जो ईरान और अमेरिका की राइवलरी है, और सबसे बड़ा एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि एक जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, ईरान की जो अप्रोच है, उनका जो वर्ल्ड व्यू है, और जो अमेरिका का और बाकी जो मुल्कों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बाकी जो इश्यूज़ हैं मेरे ख्याल में उनमें जो सबसे बड़ा इशू है वो एतमाद का फुकदान है। और लेकिन ओवरऑल डिस्पाइट द फैक्ट कि एतमाद का फुकदान और जो बड़े इश्यूज़ होने के बावजूद जो पाकिस्तान के तवस्सुत से जो मैसेजेस एक्सचेंज होते रहे, यानी कि एक पहला प्रपोजल आता है, उसको आउटराइटली अमेरिका रिजेक्ट कर देता है, वो कुछ अमेंड करके वापस पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को भेजता है, फिर ईरान की तरफ से कुछ और प्रपोजल सामने आते हैं, मज़ीद जो अमेरिका है कोई प्रपोजल्स भेजता है। तो इसका ये मतलब है कि प्रोग्रेस बेशक बिहाइंड द सीन स्लो ही क्यों ना हो, डिप्लोमेसी के अंदर वो प्रोग्रेस हो रही थी। और उसमें जो बड़ा इशू डेफिनेटली जो अमेरिका की तरफ से है कि वो ये चाहते हैं कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, और ईरान तो वैसे पब्लिकली यही कहता है। सवाल ये है कि अमेरिका कहता है कि हम एतमाद कैसे करें कि वाकई ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, उसके लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो सबसे बड़ा इशू है। देन ईरान की तरफ से ऑफ कोर्स जो उनकी डिमांड्स हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो कहते हैं कि इस पूरे रीजन के अंदर अमेरिकी फुटप्रिंट नहीं होना चाहिए, तमाम वो बेसेस अपने ख़त्म कर दें। बिल्कुल वो ऐसा नहीं मानेंगे, बट हैविंग सेड दैट, जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, दो या जो भी फरीक हो वो मैक्सिमम पोजीशन से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तो जाहिर है कि प्राइवेट जो बातचीत होती है, वो जो पब्लिक आपकी पोस्टरिंग होती है उससे मुख्तलिफ होती है। जो मेरी अपनी इत्तला है कि जो बातचीत हो रही थी उसमें काफ़ी कंसिडरेबल प्रोग्रेस जो है पिछले 3-4 दिनों में हुई थी, और उसकी एक झलक हमने देखी कि ये छोटा इंसिडेंट नहीं था कि 22 जो ईरानी क्रू मेंबर हैं और उनकी वैसल पाकिस्तान को अमेरिका ने हवाले की, और ये कुछ छोटा मेरे ख्याल में वाक़या नहीं था, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था। लेकिन क्योंकि कल के जो ऊपर तले वाक़यात हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, फिर लेकिन कामरान इज इट रॉन्गली टाइम्ड जो ईरान की तरफ से सारे मामले दब गए। बट कहीं ना कहीं मैं रज़ा रूमी साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि डिप्लोमेसी अभी भी मेरे ख्याल में अलाइव है। और एक और जो डेवलपमेंट आज जो हुई है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची जो हैं वो बीजिंग का दौरा कर रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट, उस पर भी हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। नहीं, कामरान में पूछना ये चाह रहा था कि ये इज़न्ट इट अनकॉल्ड फॉर जो कि हॉर्मज़ के कंट्रोल का एक नक्शा जारी कर दिया गया और उसके बाद में दूसरी तरफ से भी इसी तरह के अज़ाइम जो हैं वो असर्ट होते रहे, तो ये साइलेंस की जो बात होती है कि जब तक डिप्लोमेसी चल रही है तो खामोशी इख्तियार कर ली जाए स्ट्रेटेजिकली, वो तो ईरान की तरफ से भी प्रैक्टिस नहीं हो रही, यूएस भी नहीं कर रहा। बिल्कुल, आई थिंक ये जो सबसे कल मेरे ख्याल में बड़ी एक अनवारंटेड और सरप्राइजिंग डेवलपमेंट थी, क्योंकि जब ये क्रू मेंबर वाला सारा मामला हुआ तो उसके बाद ये लगा कि शायद चीज़ें बाकी अनफोल्ड होंगी। और यहाँ पर मैं कोई ज़्यादा खैर मोहतात तरीके से भी अगर आप बात करूँ, बिल्कुल ठीक है कि ईरान ने इस सारे लड़ाई के अंदर रेजिस्ट किया अमेरिका और इसराइल को, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद जो अपनी वो लेवरेज है उसको ओवर प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यूएई के ऊपर अब वो डिनाई करते हैं, या स्टेट जो ईरान का मीडिया बड़ा वेगली सी वो बात कर रहा है, कह रहा है कि नहीं ये अमेरिकन मिलिट्री जो एडवेंचरिज्म है उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि बैकलैश आया है। जो गल्फ इस ईरान अमेरिका जंग की वजह से डिवाइडेड, एक तरफ यूएई है, बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं स्टिल उनकी एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, वो स्टिल मीडिएशन के जरिए इस मामले को हल करना चाहते हैं। लेकिन इस वाक़े ने एक दफ़ा फिर अपेरेंटली इवन फॉर द टाइम बीइंग ही सही गल्फ को यूनाइटेड कर दिया है। तो ये मेरे ख्याल में ऑल्सो ये ईरान को भी, और दूसरी तरफ जो अमेरिका है, जाहिर है कि अगर डिप्लोमेसी चल रही है तो ये सो कॉल्ड प्रोजेक्ट जो फ्रीडम है ये शुरू करने का इस मौके के ऊपर क्या तुक बनती थी, बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों जो अमेरिका और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के कल के वाकयात को अगर आप निकाल दें तो वो स्टेटस को कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसके तहत रहते हुए हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन शायद ईरान ने भी और अमेरिका ने भी वो स्टेटस को तोड़ने की कोशिश की है, जिसकी वजह से थोड़ा जो इवन डिप्लोमेटिक प्रोसेस है और जो सीज फायर है वो भी आपको फ्रेजाइल नजर आ रहा है। जिस तरह आपने कहा ओवर प्ले कर गया ईरान अपना हैंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। लेकिन इस पे जावेद साहब, यूएई की जो बात हो रही है अब, उस पर फुजैरा ऑयल फील्ड्स के ऊपर जो अटैक किया जाता है उसकी फुटेजेस सरफेस करती हैं, ईरान की तरफ से डिनाइल होता है, ईरान अमेरिका को ब्लेम कर रहा है कि जो उन्होंने हॉर्मज़ का कंट्रोल लेने के लिए ये प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसको अरागची साहब ने प्रोजेक्ट डेडलॉक कहा,
ये बुनियादी वजह है जिस वजह से यूएई टारगेट हुआ है। लेकिन वही जो कामरान साहब बात कर रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है कि ये हमला कहाँ से हुआ। पाकिस्तान ने भी इस हमले को कंडेम कर दिया। तो आपको लगता है कि इन वाक़यात की वजह से जो सपोर्ट ईरान ने एज समबडी जिसने सफ़र किया इस पूरी जंग में, और एक ऐसी जंग जो आगाज़ भी नहीं किया जिसका ईरान ने, इस तरह के वाक़यात आपको लगता है कि कुछ ना कुछ जो इसकी सपोर्ट है वो डाइवर्ट करती है टूवर्ड्स द अदर कैंप? देखिए, सबसे पहले तो आई एग्री विद यू कि देखिए जो जंग का आगाज है वो तो अमेरिका और इसराइल की तरफ से किया गया, उसके ऊपर रिजर्वेशन सबको हैं। इंटरनेशनल लॉ पर्सपेक्टिव से देखें आप, वैसे भी अगर आप देखें उसको तो उसका मतलब स्पेशली जब नेगोशिएशंस हो रही थी ओमान के ऑस्पिसेस में डिस्कशंस जारी थी, तो जो डायलॉग प्रोसेस पाकिस्तान ने शुरू किया है उसका एक आप ये समझते हैं कि वहां पे भी तो ओमान में भी तो हो रहा था ना, लेकिन उसी के बावजूद उन्होंने हमला कर दिया। तो वहां पे तो आई थिंक एवरीबडी इज एग्रीड कि वो नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात मैं एग्री करूंगा कि देखिए हम इस वक्त डील कर रहे हैं वेरी डिफिकल्ट पर्सनालिटीज को। एक तरफ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें तो जारी हैं, मैं इस पे एग्री करूंगा कि ऑफ कोर्स इस्लामाबाद राउंड के बाद भी पस पर्दा जो है वो डिस्कशन जारी हैं। आई टोटली एग्री विद दैट। मुझे नॉलेज भी है कुछ ऐसी चीजों का कि जो हो रही हैं। लेकिन आपको एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, एक तरफ ईरान है, और ईरान के अंदर फिर एक कॉम्प्लेक्स लीडरशिप है। वहां पे आपके सामने IRGC है, निगोशिएट करने वाले जो लोग हैं वो कोई और हैं जो आते हैं इस्लामाबाद में, डिसीजन मेकर्स जो हैं वो कोई और हैं, दे कैन ओनली कन्वे द मैसेज टू देम। तो वहां पे कुछ डिस्कनेक्ट नजर आता है, बिकॉज आज भी अगर आप देखें अरागची साहब की जो ट्वीट आई है, उन्होंने तो कहा है कि देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ये उन्होंने कहा है। तो दिस सीम्स टू बी देयर पोजीशन, फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्शंस ऑन द ग्राउंड देखें तो वो मैप्स जिनका जिक्र कर रहे हैं, जैसे ही ऑपरेशन फ्रीडम इन्होंने जारी किया तो उन्होंने मैप जारी कर दिया कि ये सारा इलाका हमारा है। फिर यूएई पे हमले जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मतलब हाउ कैन यू अटैक अ कंट्री जिसने कभी आपको अटैक नहीं किया। तो ये अगर आप नेगोशिएशंस कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तो सिंसियर एफर्ट्स कर रहा है टू ब्रिंग देम टुगेदर। आई थिंक वो कभी कहते हैं ना कि यू आर स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कोई इजी टू डील विद पर्सन है, वो भी बहुत ही अनयूजुअल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, अनयूजुअल स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। उनको मैनेज करना आई थिंक इज वन चैलेंज। देन कमिंग टू ईरान, आपने खुद देखा था जब फील्ड मार्शल साहब वहां गए थे तो ही हैड टू स्टे देयर फॉर 3 days। तो उससे ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ईरान में कुछ तातुल होता है, या डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज हैं उनके जिनके ऊपर बात की जाती है, जिसकी वजह से एक मिडल ऑफ नेगोशिएशंस के अंदर वो हमला कर देते हैं। और आप कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, मतलब इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, लाइक मिक्स सिग्नल जिन्हें आप कहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो डिस्कशन का सिलसिला है वो जारी है। आई थिंक पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी, मेरी नजर में एज अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी और समबडी हु हैज बीन इन मीडिया, इसको मैं पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जर्नी को देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ। एंड आई थिंक वी आर सिटिंग एट वन ऑफ आवर द पिनिकल्स ऑफ आवर डिप्लोमेटिक हिस्ट्री। वी हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जिसमें हमने एक सेंटर स्टेज पे आके पीस बिल्डर का किरदार अदा करें। आई थिंक क्रेडिट गोज टू द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर एंड द फील्ड मार्शल। तो उस हवाले से हमारी कोशिशें, मुखलिसाना कोशिशें जारी हैं। और आई थिंक आई विल एग्री विद द पैनलिस्ट के उम्मीद डिप्लोमेसी की जिंदा है। लेकिन अभी भी जो पोजीशंस हैं दोनों तरफ से, वो मुझे कोई ऐसी नजर नहीं आ रही। इवन ये प्रोजेक्ट की बात करें आप, फ्रीडम, आई डोंट थिंक दिस अ वेल थॉट आउट प्रोजेक्ट। मैं कोई मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, जब आप निगोशिएशंस कर रहे हैं, आप डायलॉग कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इश्यूज को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, why do you want to go into another project of freedom? जब और वो कह रहे हैं हम उसको बंद कर देंगे, तो इससे तो ये जाहिर होता है कि जितनी रैशनली ये जंग है उतना ही प्रोजेक्ट फ्रीडम रैशनल है, वो उसमें तो कोई एब्सोल्युटली, मतलब वो भी रैशनल है। और यहाँ से जवाब भी कुछ ऐसा है कि बीच में आपको लगता है कि तसादुम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन एज एवरीबडी एल्स मैं समझता हूं कि हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे हम वी शुड नॉट बी लुकिंग फॉर अ विनर। कुछ लोग कहते हैं कि ये जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। आई थिंक everybody should win. I don't think we should be looking for a loser, I would say. कि मतलब हमें देखना चाहिए कि अमन की फतह हो, इस खित्ते की फतह हो, दुनिया की फतह हो, and let's come to a win-win solution जिसके लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कामरान, अमेरिकन पॉलिटिक्स की जो डोमेस्टिक सिचुएशन है उस पर तो बात हो ही रही है, लेकिन ये जो चीन का दौरा है अरागची साहब का, एक ये बड़ा इवेंट कहलाया जा रहा है, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने भी चाइना जाना है। तो इससे क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, जिस गारंटी का इंतज़ार किया जा रहा है, जिसका आपने भी पहले जिक्र किया, क्या चीन से इस तरह का कोई प्रेशर आ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी
उसके अंडर कुछ ना कुछ ऐसा फैसला करें जिसको वो ऑनर भी कर लें, JCPOA की तरह उस मुआहदे को एब्रोगेट ना करें जो वो करने जा रहे हैं सपोजिटली? आई थिंक बड़ा ये इंपॉर्टेंट विजिट है, क्योंकि इससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची रशिया भी गए थे, जब पाकिस्तान आए थे, और ओमान भी गए थे। और जब से ये जंग शुरू हुई है और फिर जो सीज़ फायर है, ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा का चीन का पहला दौरा है। हालांकि चीन इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व भी रहा है, और मेरे ख्याल में ये कनेक्टेड डेवलपमेंट्स हैं। और बिल्कुल चंद रोज़ पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा का जाना, जब अमरीकी सदर ट्रंप एक बहुत अहम विज़िट करने वाले हैं, और जो बीजिंग से भी खबरें आ रही हैं, वहाँ के जो एहलकार हैं वो यही बता रहे हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो या अमेरिका ईरान की जंग हो, ये टॉप ऑफ द एजेंडा होगी। और जो डिप्लोमेसी की हम पहले भी बात कर रहे थे कि शायद ये जो एक विंडो है नाउ एंड जब अमेरिकी सदर ट्रंप विजिट करेंगे बीजिंग का, तो शायद एक बात ये भी कही जा रही है कि कोशिश ये हो रही है कि उससे पहले कोई ना कोई अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो शायद जो प्रेसिडेंट शी और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान मुलाकात होगी वो ज़रा बेहतर हो सकती है। तो जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अगर वहाँ पर गए हैं तो आई एम श्योर कि वो ईरान का जो पर्सपेक्टिव है वो देंगे कि जब अमेरिकी सदर ट्रंप प्रेसिडेंट शी से बात करेंगे सारे मामले के ऊपर, ईरान का पूरी सूरत हाल के मुतालिक क्या मौक़िफ़ है। मेरे ख्याल में जहाँ तक गारंटी की बात है, चीन की जो सिफारतकारी है हमें वो समझने की ज़रूरत है। वो थोड़ा सा लो प्रोफाइल रह करके रोल प्ले करना चाहते हैं, और उनकी हमेशा से एक अप्रोच रही है, जिस तरह अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी वो ये कहते थे कि ये अफगानिस्तान का किया धरा हमारा थोड़ी है, और हमारे से ये एक्सपेक्टेशन है कि जो गंद अमेरिका या नेटो ने डाला उसको हम साफ करें। सिमिलरली इन केस ऑफ ईरान, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनका मौक़िफ़ भी वही है। हाँ, वो जो अपनी लेवरेज है, जो उनकी क्लोज रिलेशनशिप है विद ईरान, उसको डेफिनेटली पसे पर्दा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है कि ईरान को समझाने की कि थोड़ा सा रैशनैलिटी आप भी दिखाएं, वो दिखाएंगे। बट आई सीरियसली डाउट कि जो चीन है वो कोई अपनी तरफ से गारंटी देने के लिए इसके हवाले से तैयार होगा। अपने गुड ऑफिसेज वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहेगा, बट ये विजिट जो है आई थिंक ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा इस एतबार से भी कि कम ही मुल्क हैं जिनका चीन के ऊपर एक लेवरेज है। पाकिस्तान जो अपनी लेवरेज है वो भी इस्तेमाल कर रहा है, रूस ने हमने देखा। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की कम से कम इस दौरे से ये एक्सपेक्टेशन होगी कि कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से अगर कोई रुकावटें हैं पीस प्रोसेस को दोबारा शुरू करने के लिए, अगले मुज़ाकरात के दौर के लिए, तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की ख्वाहिश होगी कि चीन के ज़रिए वो ईरान से कही जाएं कि वो जो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन है उसकी तरफ जाएं। और चीन की बहरहाल पब्लिक पोजीशन भी यही है, वो पाकिस्तान की जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि इस मसले का जो हल है वो डेफिनेटली जो है वो बातचीत के जरिए। एंड डोंट फॉरगेट कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला है, बाकी मुल्क तो मुतासर हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुतासर जो मुल्क हो रहा है या होगा वो ऑफ कोर्स चाइना है। तो चाइना भी ये नहीं चाहेगा कि ये जो डेड लॉक और जो स्टेल मेट है वो इनडेफिनेटली ऐसे बरकरार रहे। बिल्कुल, चाइना की तरफ से जो एफर्ट होगी वो रोड ब्लॉक्स को ख़त्म करने की होगी इस मुआहदे में। रज़ा साहब, अपना जवाब आप कंटिन्यू कर लीजिए। वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो बात हो रही थी कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में किस तरह से अमेरिका में ऑडियंसेस रिएक्ट कर रही हैं, और एक और चीज़ उसमें ऐड कर लीजिए कि एक बड़ा क्राइसिस ये है, इवन हिंदुस्तान देख लें या अमेरिका, कहा जाता है कि मसला ये है कि अपोजिशन बहुत कमज़ोर हो चुकी है अमेरिका के अंदर भी, इसीलिए जिस तरह भी डोनाल्ड ट्रंप बिहेव करें, ही इज़ दी ओनली ऑप्शन फॉर नाउ। जी बिल्कुल मुजम्मिल, आपने जो बात कही, पहले तो ट्रंप की यही ख्वाहिश थी कि आइन को में तब्दीली लेकर आए, और कई बार उसका और उसके हवारियों ने जिक्र किया। लेकिन जब उसको इक़्तिदार मिला था उस वक्त उसकी पोजीशन बहुत मुस्तहकम थी, क्योंकि कांग्रेस में, सेनेट में उसकी पार्टी की मेजॉरिटी थी, सुप्रीम कोर्ट के जजों की अक्सरियत उसके लगाए हुए जज थे। अमेरिका में आपको पता है कि अदलिया की पैकिंग इसी तरह ही होती है, हर जो पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश होती है कि अपनी मर्जी के जज लगाएं। तो उस पोजीशन के बरक्स 2 साल के बाद ट्रंप की पोजीशन इंतहाई कमजोर होगी, और उसमें ये ईरान की जंग का एक बहुत बड़ा रोल है। और इस वक्त जो भी वो बातें ये डींगे या भड़के मार रहे हैं वो कमजोरी की निशानी है, क्योंकि तमाम तर ओपिनियन पोल्स और इलेक्शन के जो पोल्स होते हैं वो इस वक्त शो कर रहे हैं कि वो अगर अभी इलेक्शन होते हैं अभी या नवंबर में, तो ट्रंप की पार्टी मोस्ट लाइकली वो इलेक्शन हार जाएगी। और यही वजह है कि वो सेटलमेंट करना चाहते हैं ईरान के साथ, ताकि तेज
कम हो, तेल की कीमतें कम होंगी तो इन्फ्लेशन और महंगाई जो है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपस में मुंसलिक हैं, दुनिया भर में ऐसे ही, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। तो ये तो रही बात इस वक्त अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल है। रिपब्लिकन्स के अंदर भी एक पूरी तकसीम हो चुकी है। जो ट्रंप की सपोर्ट बेस थी, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके भी जो बहुत सारे शिद्दत पसंद किस्म के सपोर्टर्स थे ट्रंप के, वो भी ईरान की जंग के हवाले से ट्रंप के पॉलिसी के खिलाफ हो चुके हैं और इसराइल के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। आपने टकर कार्लसन को तो देखा ही होगा। उसके अलावा भी बहुत सारे, आपको पता है, पॉडकास्टर्स और यूट्यूबर्स की भरमार, ये अमेरिका से सारा स्टार्ट होता है मामला। तो ये वायरस दुनिया में यहीं से फैला है और यहाँ पर वो, उनमें भी अब तकसीम आ गई है। वो बहुत सारे ऐसे जो कि ट्रंप को इक़्तिदार में लाने वाले हैं, 2014-15 से लगे हुए थे, वो अब ट्रंप के खिलाफ होकर उसको बुरा भला कह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट आई है अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन में। और सबसे बड़ी शिफ्ट जो कि अमेरिकी मीडिया और मगरबी मीडिया उसको दबाता है, वो इसराइल के हवाले से, कि आज जो है 2026 में अभी जब हम बात कर रहे हैं, जो अक्सरियत है अमेरिकी अवाम की, वो फलस्तीन के साथ सिंपथाइज करती है, इसराइल के साथ सिंपथाइज नहीं करती। और ये मेरे ख्याल से दहाइयों में ऐसा नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और यही वजह है कि ये जंग जो है, ये अनटेनेबल जिसे कहा जाता है, वो होती जा रही है अमेरिकी हुकूमत के लिए। इसराइल जो भी चाहे, जो भी कहे, डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन जो है वो मैटर करता है यहाँ पर। अब रही बात ये स्ट्रॉन्ग मैन जो टैक्टिक्स होते हैं, देखिए ये पॉपुलिज्म की जो एक वेव चली थी दुनिया भर में पिछले 10-15 साल में, हमने देखा है अब वो कुछ मांद पड़ती जा रही है। अभी आपने हंगरी का इलेक्शन देखा है, वहां भी शिकस्त हुई और बाद को ट्रंप भी यहाँ पर बिल्कुल वीक विकेट पे है। हिंदुस्तान में उसके बरक्स जो है, गालिबन वो पॉपुलिज्म प्लस प्लस का केस है और उसमें जो आपने निशानदेही की है कि एक वीक ऑपोजिशन की जो का मसला है वो हिंदुस्तान में दरपेश है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में डेमोक्रेट्स अपने अंदर जो है, आपने देखा कि जोरान ममदानी ने जैसे इलेक्शन लड़कर एक वो इमर्ज हुए, इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में जो कि अभी सामने आएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में एक पूरा क्राइसिस है कि कांग्रेस पार्टी जो है और उसकी लीडरशिप जो है, उसके पास कुछ नहीं है ऑफर करने को। और रीजनल लीडर्स जो है वो भी हिंदुत्व के राइज के तले दबे जा रहे हैं, बल्कि यूं समझिए कि मिटते जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो अमेरिकन पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं उसमें तो ये मसला है ही, लेकिन इंडिया इस वक्त जो टर्म आपने यूज़ की पॉपुलिज्म प्लस, उसी तरह बिहेव करता दिखाई दे रहा है। इस पे जावेद साहब, जो डील की बात होती है, अब उसमें IRGC ने भी ये बात की है रिसेंटली कि डोनाल्ड ट्रंप के पास, अमेरिका के पास दो ही ऑप्शन है, आइदर अ बैड डील और एन इम्पॉसिबल वॉर। तो ये अच्छी या बुरी डील किस चीज़ से डिफ़ाइन होगी? चलें, ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि सैंक्शंस ख़त्म कर दी जाएं, और दूसरा ये है कि जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वो वापस आ जाएं ईरान के। तो ये बहुत बड़ा एक बूस्ट होगा ईरानियन इकॉनमी के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मसला है इन्फ्लेशन का, और साथ साथ ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वो फाइनेंसेस नहीं है लोगों के पास। तो वो मसला हल हो जाएगा, वो गुड डील होगी। लेकिन अमेरिका के लिए गुड डील क्या हो सकती है? JCPOA में हर चीज़ तो तय हो गई थी, खुद ही उसको एब्रोगेट किया, अब उससे बेहतर क्या ले लेंगे IRGC से, ईरान से वो? इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पहले आपके सवाल के जवाब में, कम टू दिस। आपने कहा कि अरागची साहब का जो चाइना का दौरा है, मेरी नजर में देखिए डिप्लोमेटिक विजिट्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो आप खुद इनिशिएट करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जब आपको कहा जाता है कि आप आइए। जहां तो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो इनका ओमान का विजिट था और रशिया का था, वो इनकी तरफ से एक डिप्लोमेटिक एफर्ट था। फॉर एग्जांपल, इस ये जो मैप जारी करने से पहले ये चाह रहे थे कि अगर ओमान को ऑन बोर्ड ले लें तो इस आबनाए हुर्मुज और उससे आगे भी जो है उसको वो कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनको पॉजिटिव रिस्पांस वहां से नहीं मिला, बिकॉज ओमान इज पार्ट ऑफ द GCC। वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो इनके साथ अलाई कर लें। अब आपको पता है कि जो कल हमला हुआ उसमें एक छोटा सा हमला ओमान पे भी हुआ है। अब वो किसने किया है, दैट इज डिबेटेबल। तो चाइना के बारे में जो उनका विजिट है, वो उनको मेरी नजर में आई थिंक द मैसेज हैज बीन कन्वेड कि आप आइए, क्योंकि जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आ रहे हैं इस पीस प्रोसेस के अंदर, यानी इस नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर, आई थिंक वही जो इसका प्रीकर्सर है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का विजिट है चाइना में। लेकिन उससे पहले आई थिंक चाइना वांट्स टू आल्सो कन्वे टू ईरान दैट दे नीड टू सॉल्व द इश्यूज जो कोई भी हैं इनके दरमियान। उन पे हम बात कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे, पर आई डोंट नो हाउ मच टाइम डू यू हैव। लेकिन वो जो तीन इश्यूज जिन पे हम हमेशा बात करते हैं, न्यूक्लियर,
बैलिस्टिक मिसाइल्स और प्रॉक्सीज, इनके हवाले से जब तक ईरान अपना स्टैंड चेंज नहीं करेगा मुजम्मिल भाई, तो मुझे नहीं लगता कि सैंक्शंस और ये सब लिफ्ट होंगी। एंड आई थिंक हैविंग स्पोकन टू पीपल हु आर वेरी क्लोज टू दिस प्रोसेस, मैं आपको ये बता सकता हूं कि अल्टीमेट जो मुझे समझ में आ रही है बात, वो वही JCPOA की तर्ज का एक एग्रीमेंट नजर आता है, जिसके अंदर हमको वो एलिमेंट्स जो हम जिस पे US समझता था कि एक्सेस टू इंस्पेक्शंस पे कुछ लूप होल्स थे जहां पे वो गालबन इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेबल, जब वो एक्सेस नहीं देते थे या आपको एक साइट पे दिखाते थे और दूसरी साइट जो थी वो ऑपरेशनल थी, क्यों एक सवाल पैदा होता है कि अगर वो नहीं था तो फिर ये इतने किलोग्राम्स यूरेनियम कहां से आया। सो देयर वाज सम ग्रे एरियाज जो आई थिंक परहैप्स नेगोशिएशन लेवल पर नहीं हो सके, उनको अगर ये रिविजिट कर लेते हैं और उसको एयर टाइट बना देते हैं तो मुझे वही एक फ्रेमवर्क नजर आता है जो कि इनके दरमियान डील हासिल करने में किसी हद तक पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज दोनों ने उस डील पे एक वक्त में एग्री किया था। सो दे कुड बी अ सॉर्ट ऑफ अ स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम देयर दैट ऑफ कोर्स बेग्स अ क्वेश्चन कि फिर ये अगर करना ही था तो फिर इसको सारे को आपने रिपील क्यों किया। तो वो तो आप यही कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जिस तरह से वो आए, ही वांटेड टू परहैप्स डू, ही थॉट परहैप्स कि वो जरा हाई हैंडेड अप्रोच लेंगे। इवन जो इनके इस जंग से पहले भी आपको याद होगा जो न्यूयॉर्क टाइम्स की डिटेल रिपोर्ट थी जी, कि इनको जब ब्रीफ किया गया नेतन्याहू की तरफ से, तो दे थॉट दे विल गो इन एंड आउट। इनको ये नहीं अंदाजा था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड वॉर होगी, लेकिन ईरान की तरफ से अगर आप देखें दे वर परहैप्स प्रिपेयरिंग फॉर इट फॉर डेकेड्स, और वहां पे अभी आपको यही नजर आ रहा है कि वो डील की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन दे आर स्टिल एडमेंट ऑन सर्टेन एलिमेंट्स, सर्टेन पॉइंट्स, क्योंकि वहां पे हम जो IRGC है, इसको किस तरह से आप हाउ विल यू मेक देम अंडरस्टैंड, ये एक सवाल ऐसा है जो चैलेंज मुझे लगता है कि जो मीडिएटर्स हैं उनके पास तो है ही, लेकिन आई थिंक इवन दोज डव्स विद इन ईरान आल्सो हैव दैट चैलेंज। अब ये चाइना जाते हैं तो वहां पे क्या IRGC के साथ कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो उनकी एयर उनके पास है क्या, अरागची साहब हैज द इन्फ्लुएंस ओवर द IRGC, दैट विल बी द $1 million क्वेश्चन कि वो वापस आके उस जो भी बात कंफर्म करते हैं क्या उसको कन्विंस कर पाएंगे। बिल्कुल कहा जाता है जो पोलराइजेशन है ईरान में और बहुत बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है IRGC का, वो भी एक मसला है मुज़ाकराती अमल के आगे बढ़ने में। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर हमारी गुफ्तगू जारी है। कामरान, जो ऑफशूट्स की बात हो रही है इस पर क्विक कॉमेंट, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने ओवर द ईयर्स हमास को, हिजबुल्लाह को, हूती मिलिशियाज़ को या इराकी मिलिशियाज़ को सपोर्ट किया है, आपको लगता है कि अब वो एक अचानक से उनका स्विच हो जाएगा नेशनलिज्म की तरफ, वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रैग्मेटिकली देखना शुरू हो जाएंगे और वो कहेंगे कि ठीक है जो बाहर हमारी ऑफशूट्स मौजूद हैं उनको हम अबैंडन करने को तैयार हैं अपनी कौम की खुशनुदी के लिए या मुआशी बेहतरी के लिए, और इज़ इट टू मच टू आस्क फॉर और एक्सपेक्ट एट दिस स्टेज? आई थिंक ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है और इसमें जो सबसे बड़ा एक तो अहम सवाल है कि इर्रिस्पेक्टिव कि ईरान पोस्ट वॉर क्या पोजीशन लेता है, क्या जो नुकसानात उनको इन जंग के नतीजे में हुए हैं, क्या उनके पास इतने रिसोर्सेज, क्योंकि आपको रिसोर्सेज चाहिए उस तरह की जो भी जिसे वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, बाकी उसे प्रॉक्सीज कहते हैं, उसको उस तरीके से जो पहले कर रहे थे सस्टेन कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर डोंट फॉरगेट कि पिछले 2 सालों के अंदर काफ़ी हद तक ईरान की जो ये अप्रोच थी कि थ्रू प्रॉक्सीज और थ्रू एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव कर रहे थे उसको काफ़ी डेंट पड़ा है। हमास का आपने जिक्र किया, वो बिल्कुल गाज़ा हमले के बाद उसका क्या हुआ एवरीबडी नोज़। हिजबुल्लाह की अगर आप बात करें, फिर इसी तरीके से बशार अल असद सीरिया जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ईरान की जो पॉलिसी थी, उसका भी आपने देखा क्या हाल हुआ। और शायद यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका ने, और ख़ास करके इजराइल ने आहिस्ता आहिस्ता ईरान को वो उस स्टेज पर लेकर गए हैं कि पहले उन्होंने जो उनके ग्रुप्स थे उनको कमज़ोर किया और फिर उन्होंने ईरान को टारगेट किया है। अब जो बैक एंड फोर्थ मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अमेरिका की ये डिमांड है कि ईरान मुकम्मल तौर पर इतने जो तमाम जो ग्रुप हैं उनसे दस्तबरदार हो जाएगा और इस तरह का थ्रू प्रॉक्सीज जो है अमेरिका के या रीजन में जो भी ममालिक हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो वन ऑफ द प्रपोजल्स रिपोर्टेडली जो ईरान की तरफ से जो उन्होंने ऑफर की है कि अगर तो अमेरिका और इजराइल ये गारंटी देते हैं कि एक मुआहदे के नतीजे में वो दोबारा हमला नहीं करेंगे ईरान के ऊपर, तो ईरान भी ये ज़मानत देने के लिए तैयार है कि ईरान की तरफ से और उनके जो हिमायत याफ्ता जो भी ग्रुप रीजन के अंदर हैं वो भी ईरान, इजराइल
या बाकी जो रीजन के कंट्रीज हैं उनको निशाना नहीं बनाएंगे। अब इस पर अमल दरामद कैसे होगा? यू आर एब्सोल्युटली राइट, हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद है खुद तालिबान की, या जो हमने अफगान जिहाद के बाद भुगता। पहले ज़ाहिर है कि CIA और ISI और एवरीबडी वर सपोर्टिंग, पूरी दुनिया एक तरफ थी जब सपोर्ट कर रहे थे हम अफगान जिहाद को। फिर वो सो कॉल्ड अफगान जिहाद जब ख़त्म हुआ तो वही जो सो कॉल्ड जिहादी थे उन्होंने हमें डसना शुरू कर दिया। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अगर आज ईरान ऐसे ग्रुप से अपना हाथ उठा भी लेता है तो इस बात की क्या ज़मानत है कि वो ग्रुप जो हैं वो खुद ब खुद जो हैं वो डिसमेंटल हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे। ये भी मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, जो एनार्की है इंटरनेशनल ऑर्डर में, ट्रस्ट डेफिसिट है, ये बहुत बड़ा मसला है एग्रीमेंट रीच ना होने का। रज़ा साहब, एक ओवर एस्टिमेशन कह सकते हैं, लेकिन एक तज्ज़िया ये भी होता है कि इस जंग से ये इंटरप्रेट किया जा सकता है कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द US एम्पायर। उसकी वजह यह है कि दूसरी जंग अजीम के बाद का जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर था जिसमें सारा फ्री वर्ल्ड एक तरफ थी और IGOs थी, UNO थी, अब आकर हम देख रहे हैं कि एलाइज़ ने भी, जो यूरोप में जंग हुई यूक्रेन वाली, उसके बाद रियलाइज़ कर लिया कि हमें अब डिसआर्म जो अपने आप को कर रखा था हमने, उसका बहुत नुकसान हो चुका है। अमेरिका हमें नहीं बचाएगा, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया या यूरोप हो गया, तो अब वो मिलिटराइजेशन की तरफ जाएंगे, अगली 2 डेकेड्स में रीआर्म करेंगे अपने आप को, और US जो है वो ग्रेजुअली आइसोलेट होगा, ईस्ट जो है वो राइज़ करेगा, चीन डोमिनेट कर देगा। ये सब ओवर एक्साइटमेंट है या इज़ इट एक्चुअली हैपनिंग? मुज़म्मिल, देखिए, बिल्कुल ओवर एक्साइटमेंट का बिल्कुल आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमरीकी जो अजारादारी है दुनिया के ऊपर और जो इंटरनेशनल ऑर्डर तरतीब पाया था दूसरी जंग अजीम के बाद और फिर कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद, उसमें तो दरारें पड़ रही हैं और एक नई मल्टीपोलर किस्म की जो दुनिया है वो मारिज़ वजूद में आ रही है, जिसमें मुख्तलिफ पावर सेंटर्स भी हैं। उसमें चीन जैसी उभरती हुई सुपर पावर भी है, उसमें हिंदुस्तान, ब्राज़ील जैसी रीजनल पावर्स भी हैं, और अब ईरान जैसी रीजनल पावर्स भी हैं जो कि बड़ी सुपर पावर्स का मुकाबला कर सकती हैं। लेकिन क्या इस सब का मतलब ये है कि अमरीकी जो ताकत है और अमरीकी जो इन्फ्लुएंस है वो यकायक ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इसकी 3 चीज़ें होती हैं जो कि एक मुल्क को सुपर पावर या एक रीजन को सुपर पावर बनाती है। सबसे पहले तो मिलिट्री ताकत होती है। अभी भी अमेरिका की जो मिलिट्री मशीन है वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री मशीन है, उसके वसाइल जो है वो सबसे ज़्यादा लगते हैं। दूसरी चीज़ होती है माशी कुव्वत और माशी अजारादारी। उसमें पेट्रो डॉलर और डॉलर की जो यूजेज है वो अभी भी जो है प्राइम है, असेंडेंट है। उसमें यकीनन तब्दीली आ रही है। ईरान युआन में वसूली कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ममालिक शिफ्ट करेंगे, लेकिन उसके होते होते भी काफी वक्त लगेगा, वो यकदम नहीं होगा। और ये बात दुरुस्त है कि चीन माशी लेवल के ऊपर अब आकर एक दूसरी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की बन गई, और हो सकता है कि आने वाली दहाइयों में अमेरिका को भी टेक ओवर कर लेगा। तो यकीनन ये भी होती है। और तीसरी चीज सॉफ्ट पावर होती है ममालिक की, जो कि सॉफ्ट पावर आप कल्चर के थ्रू और पॉप कल्चर और इस तरह के दीगर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी अंग्रेजी छोड़ी, हमारे यहाँ भी आज वही होता है सिस्टम। CSS का निज़ाम हो, अंग्रेजी लैंग्वेज हो, MA इंग्लिश सबसे जो है पसंदीदा डिग्री होती है। क्यों होती है? ये सोचने वाली बात है। शेक्सपियर कौन पढ़ेगा पाकिस्तान में, उसकी क्या अफादियत है आज के ज़माने में? तो ये सारी कॉलोनियल लेगेसी होती है, और यहाँ पर भी अब अमेरिकी सॉफ्ट पावर जो है और वो कल्चर जो है वो भी डोमिनेंट है। वो तब्दील हो रहा है, लेकिन वो इतनी तेजी से भी नहीं हो रहा कि वो 1-2 इस तरह के वाकयात हो जाएंगे और अमेरिका क्रैश कर जाएगा। मेरे ख्याल से ये ज्यादा कबल अज़ वक्त है इस तरह की प्रेडिक्शंस करना। एग्जैक्टली, नियर फ्यूचर में तो यही कहा जा सकता है कि US इज़ नो वेयर टू गो। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब, कामरान साहब, रज़ा रूमी साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।